नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पूर्णिमा की खूबियों के साथ पितृपक्ष की जानकारी लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। बात करेंगे पितृपक्ष की और पितृपक्ष के अलावा कुछ और बेहद खास जानकारियां पहली बार आप तक पहुंच पाएंगी। तो क्या है वो खास जानकारियां, पितृपक्ष के बारे में क्या खास जानने वाले हैं, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। घर के पूजा स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी लगातार चलती रहेगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि पितृ कौन होते हैं और क्या होता है पितृपक्ष। क्या है पूरा मामला? हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका होता है उन्हें हम पितर कहते हैं, पितृ कहते हैं, पूर्वज कहते हैं। तो जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका होता है हम उन्हें पितृ कहते हैं या पितर कहते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता तब तक वो व्यक्ति या उसकी आत्मा सूक्ष्म लोक में रहती है। ऐसा मानते हैं कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवारजनों को मिलता रहता है। यानी किसी व्यक्ति का देहांत हुआ, अगला शरीर उसे प्राप्त हुआ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर अगला शरीर प्राप्त नहीं हुआ तो वो पितृ की आत्मा सूक्ष्म लोक में लंबे समय तक रहती है और जब तक वो सूक्ष्म लोक में रहती है तब तक आप उसे पितर कहेंगे और सूक्ष्म लोक से ही परिवार के लोगों को उसका आशीर्वाद मिलता रहता है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आके अपने लोगों पर ध्यान देते हैं। पितृपक्ष का ऐसा समय होता है जिन 15 दिनों में पितृ धरती पर आते हैं, सूक्ष्म लोक से, सूक्ष्म शरीरों के माध्यम से, मन के माध्यम से धरती पर आते हैं, अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद देकर उनकी तमाम समस्याओं को दूर कर देते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान धर्म आदि का पालन करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं। जो हमारे पूर्वज हमारे बीच में नहीं हैं उनको याद करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी आत्मा को प्रसार मिले, इसके लिए उनके लिए दान धर्म का पालन करते हैं। इस बार पितृपक्ष 16 सितंबर से 30 सितंबर तक रहने वाला है। पक्ष का मतलब तकरीबन 15 दिन का एक वक्त होता है। तो वो 15 दिन का वक्त देखा जाए तो 16 सितंबर से 30 सितंबर तक रहेगा। पूर्णिमा के साथ ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है और टेक्निकली अश्विन के पहले दिन से पितृपक्ष की शुरुआत होती है। तो 16 सितंबर से 30 सितंबर तक ये पितृपक्ष चलता रहेगा। बात करेंगे पितृपक्ष से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, खूब व्यस्तता आज दिखाई दे रही है आपकी। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन के योग बने हुए हैं। धन आसानी से आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा तकरीबन 70%। वृष राशि, नौकरी के मामले में, कारोबार के मामले में आपको बड़ा अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर हो जाएंगी। पुराना फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा तकरीबन 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। नौकरी में सुधार होता हुआ दिखेगा। घर में प्रसन्नता का लगातार माहौल बना रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 76%। अब ये जानते हैं कि पितृपक्ष में किस तरह के कार्य और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, किस तरह के कार्य और प्रक्रियाओं का हम पालन करते हैं। देखिए, पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं, क्योंकि जल के माध्यम से ही हम उनको कुछ अर्पित करते हैं। जल के माध्यम से ही अपनी श्रद्धा उनको देते हैं और जल अर्पित करने के माध्यम से हम मानते हैं कि वो जल उन तक पहुंच रहा है।
ये जल दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके दोपहर के समय दिया जाता है और दोपहर का वो समय जिसमें जल देते हैं अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, उसको कुतप वेला कहते हैं, कुतप काल कहते हैं। तो कुतप काल में दक्षिण की तरफ चेहरा करके दोपहर के समय जल उनको दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाते हैं और हाथ में कुश घास रखते हैं। कुश घास रखकर जल में काला तिल मिला के दोपहर के समय दक्षिण की तरफ चेहरा करके अंजुली में जल भर के अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। मान लिया आपके पूर्वज का देहांत पंचमी तिथि को हुआ तो पंचमी तिथि के दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाएगा, अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है और ऐसा मानते हैं कि सूक्ष्म शरीर से हमारे पितृ उसी निर्धन के माध्यम से वो भोजन ग्रहण करते हैं, वो भोजन ग्रहण करके तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और इसके बाद जब आप निर्धन को भोजन करा देते हैं, अन्न वस्त्र का दान कर देते हैं, तब जाकर पितृपक्ष के जो तमाम कार्य हैं वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष की चर्चा अभी और भी है, बाकी है, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, तनाव रह सकता है, तनाव का बहुत ध्यान देना होगा। किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आपको सहयोग मिलेगा, इसका भी ध्यान रखिए। देर शाम तक समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी, इसलिए अगर कोई समस्या आती है तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होती जाएंगी, नई संपत्ति का क्रय कर पाएंगे, रोजगार के मामले में निश्चित रूप से लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा तकरीबन 71%। कन्या राशि, प्रेम संबंधों में सावधानी बनाए रखें। करियर में लाभ का योग बना हुआ है, कहीं घूमने भी जा सकते हैं, ये संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा तकरीबन 77%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपके मेल का जवाब देने का। हमें मेल लिखा है, एक बहन ने अपने पुत्र अविनाश के बारे में जानना चाहती हैं। अविनाश की जन्म की तारीख है 29 अप्रैल 1988, जन्म का समय है 2:30 AM, जन्म का स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि अविनाश जिम्मेदारियां नहीं उठाता, परिवार के लोगों की बात नहीं मानता, रिश्ते खराब करता है, भविष्य किधर जा रहा है, क्या करना चाहिए। आपको बता दूं, आपके पुत्र की कुंडली कुंभ लग्न की है, राशि इसकी कन्या है, चंद्रमा कुंडली के अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। कुंभ लग्न की कुंडली में बुद्धि का बेहतर होना बहुत आवश्यक होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर जो बुद्धि का मालिक है बुध, वो काफी कमजोर है, वो अस्त हो गया है। और जो मन का मालिक है चंद्रमा, वो अष्टम भाव में जाने की वजह से वो भी कमजोर हो गया है। तो चंद्रमा भी कमजोर है और बुध भी कमजोर है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो मन की स्थिति है वो काबू में नहीं है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से जिम्मेदारी का बोध नहीं है। तो चंद्र और बुध ही इस कुंडली की मूल समस्या है। दूसरा ये है कि इस कुंडली में जिसको एक्शन लेना है, जिसको सफलता के रास्ते पर ले जाना है, वो शुक्र है। शुक्र मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, तो शुक्र के मजबूत रहने की वजह से इनको सफलता की प्राप्ति अवश्य हो सकती है, अगर हम शुक्र को प्रबल करें तो फिलहाल इनके लिए 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा, जिससे आपके सुपुत्र का जीवन बेहतर होगा, जीवन की मुश्किलें दूर होंगी, स्वभाव की स्थिति ठीक होगी। वैसे भविष्य में ये कारोबार करेंगे, व्यापार में जाएंगे और खूब सफलता पाएंगे। और इनका बेहतर वक्त 25 अप्रैल 2017 से शुरू हो रहा है, तब तक थोड़ा सा वेट करना बेहतर रहेगा। एक तो इनको आप एक पन्ना पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पहनाना इनके लिए लाभकारी होगा। तो एक तो इनको पन्ना पहना दें, और दूसरा ये स्वयं करें तो बहुत अच्छा, वरना आप इनकी माता जी हैं, आप रोज सुबह और रोज शाम को इनके लिए प्रार्थना करें, गायत्री मंत्र का जप करें, उससे इनकी मुश्किल दूर होनी शुरू हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि आखिर कौन है जो पितरों के लिए जल अर्पण करेगा या श्राद्ध करेगा, कौन कर सकता है, किसको ये अधिकार है घर में कि अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए जल अर्पित करेगा या श्राद्ध करेगा।
घर का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य होगा, घर का सबसे बड़ा जो मेल मेंबर होगा, वो रोज जल अर्पित कर सकता है। जल अर्पित करने को तर्पण करना कहते हैं। ये घर का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य है वो नियमित रूप से करेगा। उसके अभाव में घर का कोई भी पुरुष सदस्य ये काम कर सकता है। अगर घर का वरिष्ठ सदस्य नहीं है, तबीयत खराब है, शहर के देश के बाहर है, तो ऐसी दशा में घर का कोई भी मेल मेंबर ये उपाय कर सकता है। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है, यानी पुत्र का पुत्र भी ऐसा कर सकता है जिसको पौत्र कहते हैं, और पुत्री का पुत्र जिसको नाती कहते हैं वो भी ऐसा कर सकता है। उसको भी तर्पण का और श्राद्ध का अधिकार अवश्य है। वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे घरों में केवल लड़कियां ही होती हैं, केवल महिलाएं होती हैं, जहां पुरुष नहीं होते। बहुत सारे लोगों की केवल पुत्री संतान होती है। ऐसी दशा में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। उनके द्वारा किया गया तर्पण और श्राद्ध भी शुभ होगा, कल्याणकारी होगा, मंगलकारी होगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि पितृपक्ष की सावधानियों का पालन किया जाए। अगर पितृपक्ष की सावधानियों का पालन करते हुए तर्पण किया जाएगा, पितृपक्ष की सावधानियों का पालन करते हुए जल दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और खुद को भी संतोष होगा कि भाई हमने पितृपक्ष का ईमानदारी से पालन किया है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, घर के तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। रिश्ते थोड़ी मुश्किल दे सकते हैं, इसका ध्यान रखना होगा। रिश्तों को लेके बहुत परेशान ना हो, थोड़ी सावधानी रखें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद हो सकता है, नौकरी में तनाव की स्थिति आ सकती है, इसीलिए कोई मुश्किल ना आ जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए। दही खाकर घर से निकलना शुभ रहेगा हर लिहाज से। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 55%। धनु राशि, करियर में परिवर्तन का योग बना हुआ है। नौकरी में तरक्की की संभावना दिखाई दे रही है। जीवन के तमाम रिश्ते भी बेहतर होते चले जा रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा तकरीबन 74%। तो पितृपक्ष का पूरा फायदा तो तभी होगा ना जब उसकी सावधानियों का हम पालन करें। तो पितृपक्ष में किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। पितृपक्ष में दोनों वेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। सुबह शाम स्नान करिए, अपने पूर्वजों का नाम लीजिए, उनका स्मरण करिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करिए। कुतप वेला में तर्पण करिए पितरों के लिए। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व होता है। दोपहर का जो वक्त होता है 11:30 से 12:30 का जो तर्पण का समय होता है, इसी में अगर पितरों के लिए जल दें, तर्पण करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। कुतप वेला को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष प्रयोग करना चाहिए। काला तिल जल में मिला लें, हाथ में कुश लेके पितरों को अंजुलि से जल अर्पित करें, दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके। इसके साथ अगर आप तर्पण करेंगे तो तर्पण के परिणाम अद्भुत होंगे। आपके पितरों तक आपकी श्रद्धा जो आप जल के माध्यम से अर्पित कर रहे हैं वो जरूर पहुंचेगी। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष के एक समय में एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करें, बड़ा अच्छा होगा। और बाकी समय आप फल खा सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं, पितरों का स्मरण कर सकते हैं। और पितृपक्ष में वैसे भी सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष में सात्विक आहार ग्रहण करें, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग ना करें, आदि से परहेज करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। जहां तक संभव हो दूध का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। पितृपक्ष का जो समय है वो आश्विन के महीने में होता है और आयुर्वेद कहता है कि आश्विन के महीने में दूध का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। पितरों को अगर आप फूल अर्पित करना चाहते हैं, पुष्प अर्पित करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पितरों को हल्की सुगंध वाले सफ़ेद फूल अर्पित करने चाहिए। जल में डाल के अगर आप पुष्प अर्पित करना चाहते हैं, फूल अर्पित करना चाहते हैं तो हल्की सुगंध वाले सफ़ेद फूल अर्पित करें।
तीखी सुगंध वाले फूल अर्पित न करें। और जैसा पहले भी आपको बताया, दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके पितरों को जल देना चाहिए, उनका पिंडदान करना चाहिए। पितृपक्ष में नित्य भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। पितृपक्ष में अगर आप नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करेंगे तो खुद की शुद्धि तो होगी ही, खुद की आत्मा तो शुद्ध होगी ही, पितरों की आत्मा भी शुद्ध होगी, शांत होगी, उनको लाभ अवश्य होगा। कर्ज लेके या दबाव में किसी तरह का प्रेशर हो, किसी तरह का कर्जा हो, किसी तरह के कर्ज में या किसी तरह के दबाव में कभी भी कोई श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। कर्ज लेकर श्राद्ध कर्म करेंगे, दबाव में श्राद्ध कर्म करेंगे तो इसके परिणाम सुंदर नहीं होंगे। और वैसे भी कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि आप कर्ज लेके प्रेशर में आके घर का सामान बेचकर तब श्राद्ध करिए। वहां पर श्राद्ध का मतलब केवल श्रद्धा होती है, तो श्रद्धा के लिए मन की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता नहीं होती। जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी आपको। नौकरी में पद परिवर्तन के योग बने हुए हैं, लेकिन तैयार हो जाइए, दिन आपका बेहतर है क्योंकि आपको अचानक धन की प्राप्ति भी अवश्य हो पाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बनाएंगे, दिन की मुश्किलों को दूर करेंगे, वो शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य भी आपका लगातार अच्छा बना रहेगा, लेकिन आपको चोट चपेट से सावधान रहना है। दुर्घटनाओं से बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य होगा 85%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम छूट सकता है, चंद्रबल मजबूत नहीं है, तो हो सकता है कोई बड़ा मौका आपके हाथ से निकल जाए। काफी तनाव दिख रहा है, काफी दबाव दिखाई दे रहा है, उसका ध्यान रखें। और दिन को बैलेंस करने के लिए, संतुलित बनाने के लिए इलायची खाकर घर से निकलेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग आपका पीला होगा, और भाग्य होगा 68%। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको पितृपक्ष के बारे में बताया था, अब हम बताने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। 16 सितंबर को ये चंद्र ग्रहण चंद्रमा के ऊपर लग रहा है, और चंद्रमा के ऊपर लगने वाला ग्रहण भारत में दृश्य होगा। इसके प्रभाव हमारी राशियों पर, हमारे जीवन पर अवश्य पड़ेंगे अगले 15 दिनों के अंदर। तो आखिर अगले 15 दिनों पर अलग अलग राशियों पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे ये हम जानेंगे, और ग्रहण के दौरान, ग्रहण काल के पश्चात ऐसा क्या करें कि ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव न पड़े ये भी जानेंगे। साथ ही साथ कुछ और मेल्स भी लेंगे आपके, और कुछ और सवालों के जवाब भी देंगे। तो चलिए जान लेते हैं अलग अलग राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्या है, किस राशि पर ग्रहण के क्या परिणाम होंगे। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों को आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपके स्वास्थ्य की तमाम मुश्किलें दूर होंगी, खासतौर से हड्डियों में दिक्कत थी, हड्डियों में समस्या थी, उस समस्या में भी सुधार होगा। तो जब तक ये ग्रहण है, ग्रहण संध्या काल में रात्रि के समय में रहेगा, तो ग्रहण के दौरान भगवान शिव की उपासना करें, नमः शिवाय का कम से कम आप जप करते रहें तो बहुत अच्छा होगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा ना, तब हरी वस्तुओं का दान करें। आप चाहें तो सवेरे सवेरे ग्रहण के अगले दिन भी हरी वस्तुओं का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वृष राशि, संतान के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। संतान के स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई लापरवाही न करें तो बेहतर होगा। हर तरह का निर्णय फिलहाल टालना है, क्योंकि निर्णयों में इस समय गलतियां हो सकती हैं, जल्दबाजी में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हर तरह का निर्णय टाल दें। ग्रहण काल में भगवान कृष्ण की उपासना करें। भगवान कृष्ण के समक्ष कोई भी ग्रहण नहीं, कोई भी ग्रह नहीं, कोई भी नक्षत्र नहीं, तो जितने समय ग्रहण है भगवान कृष्ण की उपासना करें। और ग्रहण जब समाप्त हो जाए या ग्रहण के अगले दिन लाल फल का दान किसी मंदिर में कर दें, किसी गरीब आदमी को दे दें, गाय को खिला दें, तो जो ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है वो प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव स्वरूप अगले 15 दिनों में अचानक परिवर्तन के योग बन सकते हैं। आपके करियर में, आपकी नौकरी में अचानक चेंजेस हो सकते हैं, इसकी संभावना बन रही है।
आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। माता के स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए उसमें लापरवाही ना करें। ग्रहण काल के दौरान बजरंग बाण का पाठ करें, बहुत अच्छा होगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए या अगले दिन सफेद वस्तुओं का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को, तो निश्चित रूप से ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके या आपके परिजनों के जीवन पर नहीं पड़ेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण की वजह से नौकरी में मनचाहा फायदा होगा। आपके शत्रु और विरोधी समाप्त होंगे, लेकिन वाहन आदि चलाने में आपको सावधानी रखनी है और बेवजह का झगड़ा मोल नहीं लेना है। तो वाहन चलाने में सावधानी रखें, झगड़ा मोल न लें। बाकी सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। ग्रहण काल में चंद्रमा के मंत्र का जप करें। चंद्रमा का मंत्र हम सब जानते हैं। चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। तो ग्रहण काल में चंद्रमा के मंत्र का जप करें और काली वस्तुओं का अगर आप दान करें तो मुश्किलें हल होंगी, ग्रहण की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। सिंह राशि। सिंह राशि वालों को आंखों की समस्या का ध्यान देना है और खास तौर से ग्रहण की वजह से पारिवारिक विवाद न हो जाएं, खास तौर से पति पत्नी में जीवन साथी के साथ कोई विवाद न हो जाए, इसका ध्यान रखना है। ग्रहण काल में यथाशक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करें। जितने समय ग्रहण लगा हुआ है एकदम कस करके भगवान का नाम लेकर के हनुमान चालीसा का खूब पाठ करें। जूते या छाते का दान करें, बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। जूते या छाते का दान ग्रहण काल के समाप्त हो जाने के बाद या ग्रहण के अगले दिन किसी निर्धन व्यक्ति को करेंगे तो उससे ग्रहण का कोई भी नकारात्मक असर, कोई भी निगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण की वजह से स्वास्थ्य की थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें। भावनात्मक कष्ट हो सकता है, इमोशनल दिक्कत हो सकती है, उसका भी ध्यान रखेंगे और नौकरी के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। लेकिन घबराइए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रहण से आपको सिर्फ नुकसान ही होगा। भगवान की कृपा हो तो ग्रहण कुछ नहीं कर सकता। इसलिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा, ग्रहण काल के दौरान बहुत सुंदर होगा। और साथ ही साथ अन्न का दान करिएगा। जब ग्रहण समाप्त हो जाता है, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप अन्न का दान करेंगे तो निश्चित रूप से ग्रहण का कोई भी नकारात्मक असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बाकी बची हुई राशियों पर ग्रहण का क्या असर है उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक और सवाल लेते हैं। आपका सवाल, हमें सवाल लिखा है सोमेश पठार ने, शारजाह से लिखते हैं, यूएई से। जन्म की तारीख है 13 मई 1996। जन्म का समय है सवेरे 5:07। जन्म का स्थान है शारजाह, यूएई। लिख रहे हैं कि फिलहाल इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, याददाश्त अच्छी नहीं है। बीकॉम अकाउंटिंग और फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं। करियर किस दिशा में जाएगा, नौकरी करेंगे या कारोबार करेंगे। सुमेश, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि जो हमें दिखाई देती है, ये दिखाई देती है मीन राशि। चंद्रमा आपका केतु के साथ बैठा हुआ है और लग्न में मंगल सूर्य की युति भी दिखाई दे रही है। ऐसी दशा में क्या है, एक तो शरीर का जो केमिकल बैलेंस है, शरीर का जो तत्व है, वो सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो रहा है और इस वजह से आपको दिक्कत परेशान कर रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा केतु का संबंध होने की वजह से साइनस की, सांस की, पेट की, ये तमाम समस्या भी आपको परेशान कर रही है और ये भी कुंडली में दिखाई दे रही है। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं कि आपका आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। अभी तो आपकी शुक्र की दशा चल रही है, इसके बाद सूर्य की दशा से आपका वक्त बहुत अच्छा हो जाएगा और सूर्य की दशा से आपकी शिक्षा भी बेहतर हो जाएगी। अभी के लिए आप एक मोती बनवा के पहन लें, एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को धारण करना आपके लिए बेहतर होगा। तो एक मोती पहन लें और रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, इससे आपकी मुश्किल निश्चित रूप से हल हो जाएगी। और आगे चल के आप बीकॉम के बाद अकाउंटिंग की ही कोई पढ़ाई करें। चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो मुश्किल है, लेकिन मैनेजमेंट या फाइनेंस की पढ़ाई करने पे लाभ होगा। कुंडली आपकी नौकरी वाली है, नौकरी में कंसंट्रेट करें। व्यवसाय उम्र के 35 वर्ष के बाद हम सोच सकते हैं, तब तक नौकरी करना ही बेहतर रहेगा। अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण का असर तुला राशि पर क्या पड़ सकता है। तुला राशि वालों को अगले 15 दिनों में ध्यान रखना है कोई आर्थिक नुकसान ना हो जाए, किसी दुर्घटना के शिकार ना हो जाएं। हालांकि एक 15 दिन का ही समय है, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सावधानी ज्यादा रखने की आवश्यकता है।
दुर्गा कवच का पाठ करें, बहुत आवश्यक होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दुर्गा कवच का पाठ किया जाए ग्रहण काल के दौरान, और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो काली वस्तुओं का दान किया जाए। इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। और अपने उच्चाधिकारी के साथ वाद विवाद मत करिएगा, झगड़ा लड़ाई मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो इसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। ग्रहण काल के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करें, बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा सुंदर रहेगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके अगले दिन या ग्रहण वाले दिन ही फलों के दान से आपको और भी लाभ होगा, तो आप फल का दान जरूर कर दीजिएगा। धनु राशि, नौकरी और स्थान परिवर्तन के सुंदर योग बन जाएंगे आपके लिए। आपकी नौकरी में बदलाव हो जाए, आपके स्थान में बदलाव हो जाए, इसके सुंदर योग बनेंगे इस ग्रहण के साथ ही साथ। लेकिन अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आपकी माता का स्वास्थ्य खराब न हो। अगले 15 दिन बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान चंद्रमा के मंत्र का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करें। और सफेद वस्तुओं का अगर आप दान करें तो इससे मुश्किलें हल हो जाएंगी, इससे मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। मकर राशि, अपनी संतान के साथ आपको रिश्तों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य के मामले में जरा भी लापरवाही मत करिएगा। आपके स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत होती है, खासतौर से हड्डियों में, ब्लड प्रेशर में, रक्तचाप में, सरदर्द में, तो उस मामले में जरा भी लापरवाही न करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ग्रहण काल के दौरान हनुमान बाहुक का पाठ करें, बहुत सुंदर होगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए या ग्रहण के अगले दिन लाल फल का दान करें, आपके लिए विशेष लाभकारी होगा, बेहद शुभ रहेगा। कुंभ राशि, ये जो ग्रहण है ये कुंभ राशि में ही लग रहा है, इसलिए कुंभ वालों को सेहत में कोई लापरवाही नहीं करनी है। सेहत के मामले में डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, दवाई खाते रहें, ठीक बने रहेंगे। और धन की हानि पर ध्यान देना है, पैसा चोरी ना हो जाए, पैसा गायब ना हो जाए, इस पर ध्यान देंगे। ग्रहण काल में भगवान शिव की उपासना करें, नमः शिवाय का मंत्र खूब जप लें, बहुत अच्छा होगा। और ग्रहण के बाद निर्धनों को भोजन कराएं। ग्रहण के बाद या उसके अगले दिन निर्धनों को अगर आप भोजन कराएं तो बड़ा अच्छा होगा, बड़ा सुंदर होगा। इससे मुश्किलें निश्चित रूप से हल होंगी और ग्रहण का कोई भी नकारात्मक असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। भोजन ना करा पाएं तो कम से कम अन्न का दान ही कर दें, कुछ खाने पीने की चीज का ही दान कर दें। मीन राशि, ग्रहण की वजह से आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपको खुद की पेट की समस्याओं का ध्यान रखना है, खुद के कारोबार में कोई दिक्कत ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। ग्रहण काल के दौरान भगवान कृष्ण की उपासना करनी है और ग्रहण के बाद केले का दान करना है। जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा या ग्रहण के अगले दिन केले का दान करेंगे और ग्रहण काल के दौरान भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, या ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इसका अगर आप जप करें और ग्रहण के बाद केले का दान करें तो निश्चित रूप से ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव, कोई भी नकारात्मक असर आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो इसके पहले कि हम कार्यक्रम की समाप्ति करें और आपको बताएं कि आज की सलाह क्या है, उसके पहले दे देते हैं एक और मेल का जवाब। हमें मेल लिखा है प्रेम सिंह ने, कुंभलगढ़ राजस्थान से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 27 अक्टूबर 1996, जन्म का समय है रात को 11:30, जन्म का स्थान है कुंभलगढ़ राजस्थान। विदेश जाना चाहते हैं, कंप्यूटर की कोई पढ़ाई की है, क्या विदेश जा पाएंगे, जीवन कैसा चलेगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। प्रेम जी, आपको बता दूं, जो कुंडली के ग्रह हैं वो बहुत साफ तौर से कहते हैं, वो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि कम से कम 2 वर्षों का अभी समय है। 2018-19 में आपके विदेश जाने की संभावना दिखाई देती है। जब आप उम्र के 22 वर्ष पूरे कर लेंगे उसके बाद विदेश जाने के योग ज़्यादा प्रबल हैं। अभी के लिए आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कंप्यूटर क्षेत्र की कोई छोटे मोटे डिग्री डिप्लोमा मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो आप नौकरी करें। अभी भारत में ही रह के राजस्थान छोड़ना चाहें छोड़ दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि विदेश जाने के लिए जो यत्न करना है, जो प्रयत्न करना है, वो यत्न आप अगले ही साल के बाद करिएगा। यानी जब आपकी उम्र 22 वर्ष की हो जाएगी उसके बाद करने पर आपको फायदे होंगे विदेश यात्रा के सिलसिले में। और हाँ, आप विदेश जाएंगे भी, विदेश में लंबे समय तक रहेंगे भी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। कुंडली आपकी बेहतर है, विदेश में जाकर आप लंबे समय तक रह सकेंगे, विदेश में सफलता पा सकेंगे।
दो उपाय करने की आवश्यकता है। एक, नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, उससे आपको लाभ होगा, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जल अर्पित करने के अलावा रोज सुबह हनुमान जी की चालीसा भी पढ़िए, सूर्यदेव के सामने खड़े होकर या बैठ के। इससे विदेश जाने में भी सुविधा होगी और करियर को बेहतर बनाने में भी लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। नित्य प्रातः अपने पूर्वजों और पितरों के नाम से जल अर्पित करें। किसी ज्योति को देखकर, प्रकाश को देख के या प्रकाश का ध्यान करके अगर आप जल देंगे तो आपको उनकी कृपा मिल जाएगी। ऐसा आप रोज कर सकते हैं। पितृपुरुषेभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः, ये कह करके आप अपने पितरों को रोज जल दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करें तो आपको आपके पितरों की, आपके पूर्वजों की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।